एवरीवन, आज का जो वीडियो है वो है मेंडल का जीवन इतिहास अर्थात मेंडल्स लाइफ हिस्ट्री के बारे में है। मेंडल के बारे में हम लोग बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, बहुत पहले से जानते आ रहे हैं। आज यहाँ पर उनके जीवन इतिहास के बारे में, उनके जीवन चरित्र के बारे में पढ़ेंगे कि कैसा रहा मेंडल का जीवन और किस प्रकार उन्होंने आनुवंशिकता के सिद्धांत को प्रस्तुत किया था। तो आइए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं मेंडल का जीवन इतिहास अर्थात मेंडल्स लाइफ हिस्ट्री। उनका पूरा नाम फादर ग्रेगर जॉन मेंडल था। फादर क्यों? चूँकि वह चर्च में पादरी थे। ग्रेगर क्यों? सेंट ग्रेगरी के सम्मान में उन्होंने ग्रेगरी नाम अपने नाम में जोड़ लिया था। सेंट ग्रेगरी के सम्मान में उनके नाम से ग्रेगरी लेकर के अपने नाम में जोड़ लिया, इस नाते उनका नाम पड़ गया ग्रेगर। इस प्रकार से फादर ग्रेगर जॉन मेंडल उनका पूरा नाम था। कब जन्म हुआ था उनका? जन्म 22 जुलाई 1822 ईस्वी में ऑस्ट्रिया अर्थात मोराविया में एक साधारण किसान परिवार में हुआ था। अर्थात इनके पिताजी जो थे वो क्या थे? किसान थे। बचपन से अपने किसान पिता से पौधों की अलग लंबाई, विभिन्न प्रकार के पुष्प, विभिन्न प्रकार के फल के बारे में प्रश्न पूछते रहते थे। अर्थात जब वो अपने पिता के साथ वो जाते थे तो वहाँ पर खेतों में विभिन्न प्रकार के फसलें होती थी, विभिन्न प्रकार के पौधे होते थे। उनमें कुछ पौधे छोटे हैं, बड़े हैं, कुछ के फूल अलग रंग के हैं, कुछ के फूल अलग रंग के हैं, कुछ में फल अलग प्रकार के हैं, कुछ में फल अलग प्रकार के हैं। तो वो अपने पिताजी से नाना प्रकार के प्रश्न उन पौधों के बारे में, पौधों की भिन्नता के बारे में पूछा करते थे। और इस प्रकार उस समय से ही उनके दिल दिमाग में पौधों के बारे में अर्थात जीवों में भिन्नता के बारे में, जीवों में विभिन्न प्रकार की जो ये लक्षण पाए जाते थे उनके बारे में उनके मन में जानने की उत्सुकता थी। 4 वर्ष तक कॉलेज में पढ़ने के बाद 21 वर्ष की अवस्था में एक चर्च में प्रवेश लिया। अर्थात पढ़ने के बाद, कब पढ़ने के बाद? 4 वर्ष तक कॉलेज में पढ़ने के बाद 21 वर्ष की अवस्था में उन्होंने चर्च में प्रवेश लिया। अर्थात चर्च में वो दाखिल हुए और चर्च में सेंट ग्रेगरी के सम्मान में ग्रेगर शब्द उन्होंने अपने नाम के साथ जोड़ लिया और इस प्रकार अब उनका नाम ग्रेगर जॉन मेंडल हो गया। ठीक है। चर्च के बैकयार्ड में एक छोटा सा गार्डन था। गार्डन के पौधों में विशेष रुचि के कारण उन्हें उसका प्रधान नियुक्त किया गया। अर्थात जो चर्च था जहां वो नियुक्त किए गए थे उसके बैकयार्ड में, उसके पिछवाड़े में जो था वो काफ़ी जगह थी और उस बैकयार्ड में जो है जो पौधे थे वहाँ पर जो भी फूल पत्तियाँ लगी हुई थी, जो भी प्लांट्स लगे हुए थे, उन प्लांट्स में वो जाते थे, उसको बड़े ध्यान से देखते थे, उन पर चिंतन करते थे, उन पर मनन करते थे और उनकी देखभाल भी वो करते थे। बड़ा लगाव उसके साथ था। उसकी पानी देना, सिंचाई करना, मतलब ये कि बहुत ज़्यादा लगाव होने के कारण उनको जो है क्या नियुक्त कर दिया गया? उसका चीफ बना दिया गया, उसका अध्यक्ष बना दिया गया, उसका प्रधान बना दिया गया, उसका मुखिया बना दिया गया। तो इस प्रकार से उनका प्रधान नियुक्त कर दिया गया। वर्ष 1847 में इन्हें चर्च में पादरी नियुक्त कर दिया गया। यहाँ से इन्हें क्या हुआ? जब पादरी नियुक्त कर दिया गया तो काफ़ी कुछ इनका रास्ता आसान हो गया। काफ़ी कुछ ये अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करने लगे क्योंकि अब ये वहाँ के पादरी नियुक्त कर दिए गए और पादरी नियुक्त करने के बाद वहाँ वो बैकयार्ड में अर्थात गार्डन में जो है वो काफ़ी कुछ पौधों पर जो है अपने दिल दिमाग को लगाते थे, उसके बारे में सोचते थे, कुछ नई नई योजनाएं वहाँ पर वो बनाते थे। वेनिस विश्वविद्यालय से 2 वर्ष तक भौतिकी का अध्ययन करने के बाद चर्च के बगल के विद्यालय में भौतिकी पढ़ाने लगे। चूँकि इनकी शिक्षा दीक्षा जो हुई थी उस समय उन्होंने फिजिक्स में, मैथमेटिक्स में और नेचुरल साइंस, ये इनके 3 विषय थे। फिजिक्स, मैथमेटिक्स और नेचुरल साइंस में इनकी गहरी रुचि थी। तो फिजिक्स चूँकि पढ़े हुए थे, बगल के विद्यालय में जो इन्होंने क्या नाम है उसमें पढ़ाई का काम, बच्चों को पढ़ाने का काम उन्होंने शुरू किया, परंतु
मन में वही सवाल जो अपने पिता से पूछते थे, उस समय जो पूछते थे वो सवाल बराबर इनके मन में था कि ये पौधे में ये लंबा क्यों है, ये छोटा क्यों है, इसके फूल इस प्रकार के क्यों हैं, इसके बीज इस प्रकार के क्यों हैं, इसमें फली का आकार, फली का रंग इस प्रकार, मतलब ये पौधों में जो डाइवर्सिटी वो वहाँ देखते थे, वहाँ भिन्नताओं को वो देखते थे, तो उनके मन में तरह तरह के प्रश्न उठते थे कि कैसे इनको एक किया जाए, या कैसे एक समान होंगे, कैसे ये एक ही प्रकार के होंगे। ये तमाम प्रकार के सवाल उनके मन में उठते रहते थे। 1856 यही वो डेट है, यही वो सन था। यहीं से मेंडल का एक्सपेरिमेंट शुरू होता है, अर्थात आनुवंशिकता की कहानी यहीं से शुरू होती है। और वो समय आ गया जो मेंडल ने उस समय के लोगों के समक्ष, उस समय के लोगों के ज्ञान से बहुत आगे के ज्ञान के बारे में जो ज्ञान देने का काम मेंडल ने किया था, उसकी शुरुआत कब हुई थी? 1856 ईस्वी में मटर के पौधे पर प्रयोग करना शुरू किया तथा उसका गणितीय स्टैटिस्टिकल रूप से शुद्ध रिकॉर्ड रखा। क्या था उस पौधे का नाम? मटर, उद्यान मटर। क्या नाम था उसका? उद्यान मटर। उसका जो बोटैनिकल नेम है क्या है? वो पाइसम सटाइबम। वैसे उसको क्या कहते हैं? उद्यान मटर कहते हैं, और उसका बोटैनिकल नेम पाइसम सटाइबम। पाइसम सटाइबम पर उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया, और उससे संबंधित जो कुछ भी उनको डेटा मिलता था, जो कुछ भी उनको आंकड़ा मिलता था, उस आंकड़े का वो गणितीय रूप से और स्टैटिस्टिकल रूप से क्या रखते थे? एक बढ़िया सा रिकॉर्ड बनाते थे। हर एक लक्षण के लिए अलग डेटा, हर एक कैरेक्टर के लिए अलग डेटा। मतलब ये कि लंबाई के लिए तो लंबाई में भी लंबाई में भी वो दो कि छोटा और बौना, ठीक है। फूल का रंग है तो फूल के रंग में कोई बैगनी है, कोई व्हाइट है, तो बैगनी के लिए अलग और व्हाइट के लिए अलग। मतलब ये हर लक्षण के लिए उन्होंने अलग रिकॉर्ड रखा, और बड़ा प्योर रिकॉर्ड रखा। ये इनकी सफलता का बहुत बड़ा कारण था, बड़ा प्योर रिकॉर्ड रखा। और यही जो गणितीय और स्टैटिस्टिकल जो मतलब उन्होंने इंट्रोडक्शन किया था जीवन के क्षेत्र में, अर्थात लाइफ साइंस के क्षेत्र में उन्होंने जो उसका इंट्रोडक्शन किया था, यही वास्तव में इनके लिए एक मुसीबत भी बन गया, क्योंकि इनका जो नियम, इनका जो सिद्धांत था, वो सिद्धांत नियम नहीं बन पाया। उसके पीछे एक कारण यह भी था कि उन्होंने सबसे पहले, यही वो व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे पहले जीवन के क्षेत्र में आनुवंशिकता के रहस्य को समझाने के लिए गणितीय और स्टैटिक्स का सहयोग लिया। क्या लिया? गणित और स्टैटिक्स का सहयोग लिया। 1856 से 1863 तक मटर के लगभग 28,000 पौधों का उन्होंने परीक्षण किया। ध्यान दीजिएगा, कितने पर? 28,000 पौधों का उन्होंने परीक्षण किया, और सबका उन्होंने अलग अलग डेटा रखा। मैं बार बार ये कह रहा हूं कि सबका उन्होंने अलग अलग डेटा रखा। कहीं पर उन्होंने ब्लेंडिंग नहीं होने दी, कहीं पर उन्होंने मिक्सिंग नहीं होने दी, सबका उन्होंने। यहाँ तक कि जब वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और पौधों को जब उगा रहे थे, तो पौधों को उगाने के दौरान भी ये बड़ा विशेष ध्यान रखते थे कि कहीं किसी प्रकार की एक पौधे की परागकण उड़ करके दूसरे पौधे पर न चले जाएं, या उनके पौधे इसमें न आ जाएं, या इनके बीज उसमें न चले जाएं। इस सबका बड़ा वो क्लियर मतलब व्यवस्था किया था उन्होंने। चूंकि वो संकरण का प्रयोग कर रहे थे, संकरण का मतलब अपनी इच्छा के अनुसार किस प्रकार के लक्षण को उसमें इंट्रोड्यूस कराना है, किस प्रकार के लक्षण को उसमें उत्पन्न करना है, उसके लिए वो जैसा वो चाह रहे थे, जिस ढंग से वो चाह रहे थे, उस प्रकार से वो अपना प्रयोग वहां पर कर रहे थे। वो अपना प्रयोग उन्होंने वहां पर किया। अर्थात 1856 में उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट को शुरू किया, और 1856 से 1863 यानी कि 7 साल तक उन्होंने लगभग 28,000 पौधों पर परीक्षण किया। और उस परीक्षण से जो कुछ भी उनको प्राप्त हुआ, जो कुछ भी उनको डेटा निकल करके आया, उन्होंने अपने सिद्धांत को, उस पर उन्होंने सिद्धांत बनाया, आनुवंशिकता के सिद्धांत दिए थे। उस सिद्धांत को क्या है? एक्सपेरिमेंट इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन,
क्या नाम दिया? एक्सपेरिमेंट इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। वही संकरण का, हाइब्रिडाइजेशन मीन्स संकरण, समझ गए ना? अर्थात अपनी इच्छा अनुसार, जैसे मान लीजिए आपने मटर का फूल देखा होगा, तो उस मटर के फूल में आप उसमें नर और मादा जननांग, अर्थात जो मादा जननांग कार्पेल है और नर जननांग जो है उसका स्टेमन है, तो दोनों भाग उसमें मौजूद है। और वो फूल कैसा है? ऐसा फूल है कि बाहर से उसमें किसी भी प्रकार से जो है वो क्रॉस पॉलिनेशन होने की संभावना वहां नहीं होती थी। मेंडल जब चाहते थे उसको इमैस्कुलेट करके, अर्थात परागकण के विकसित होने से पहले ही उसको उन्होंने काट करके अलग कर दिया। तो क्या वहां उसके वर्तिकाग्र पर कोई परागकण गिर पाएगा उसी जाति का? नहीं ना। अब वो जब जैसा चाहते थे वैसा परागकण उसकी वर्तिकाग्र पर, अर्थात कार्पेल के 3 हिस्से होते हैं ना, कार्पेल के आप पढ़े हो, फिर पढ़ाया गया था आपको, कार्पेल के 3 हिस्से होते हैं, अर्थात वर्तिकाग्र, वर्तिका और ये अंडाशय। तो यहाँ पर उन्होंने अपनी इच्छा के अनुसार परागकणों को वहाँ डाला और उसके बाद होने वाले परिवर्तनों का उन्होंने अध्ययन किया। तो कुल मिलाकर के 1856 से 1863 तक मटर के लगभग 28,000 पौधों का परीक्षण किया और मेंडल ने अपने प्रयोग एक्सपेरिमेंट इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन को 1866 में कहाँ प्रस्तुत किया? नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रून में प्रस्तुत किया। नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रून इन मोराविया में उन्होंने प्रस्तुत किया 8 फरवरी और 8 मार्च को। कब? 8 फरवरी और 8 मार्च को प्रस्तुत किया। लेकिन यह दुर्भाग्य रहा कि उस समय के साइंटिस्ट मेंडल के एक्सपेरिमेंट से संतुष्ट नहीं थे, सेटिस्फाइड नहीं थे। उसका सबसे बड़ा कारण यह था कि उस समय मेंडल ने जो कुछ बताया था वो उनकी सोच से, उनके दिमाग से, उनके मन मस्तिष्क से काफ़ी आगे की चीज़ उन्होंने बताई थी। जितना हम आज सोच पा रहे हैं, जितना हम जान पा रहे हैं और आगे के बारे में हमारी जितनी सोच है, उससे वो काफ़ी आगे की चीज़ मेंडल ने बताई थी। इस नाते उस समय के लोगों के दिल दिमाग में मेंडल की बात समझ में नहीं आई। इस नाते मेंडल को उन्होंने, मेंडल के जो सिद्धांत थे, पास्टुलेट्स थे, उस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। मैं देखो यहाँ नियम बार बार इस नाते नहीं कह रहा हूँ, मेंडल के नियम मैं इस नाते नहीं कह रहा हूँ कि अभी वो क्या है, पास्टुलेट्स हैं। नियम तो तब बनेगा जब उसको साइंटिस्ट एक्सेप्ट कर लेंगे और उस सिद्धांत को मंजूरी मिल जाएगी, तब वो नियम बनेगा। तो अभी तो किसी ने उसको एक्सेप्ट किया नहीं, स्वीकार किया नहीं। वो उन्होंने क्या नाम है मोराविया में प्रस्तुत किया, लेकिन उस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया और इस प्रकार से वो मतलब मेंडल का जो सिद्धांत था, वो मेंडल को काफ़ी निराशा हुई अपने सिद्धांत से, अपने एक्सपेरिमेंट से, कि मैंने इतना एक्सपेरिमेंट किया, मैंने इतना सुंदर बढ़िया रिजल्ट दिया, इतना क्लियर रिजल्ट दिया, इतना मैथमेटिकल और स्टैटिस्टिकल रिकॉर्ड प्रस्तुत किया, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। मेंडल ने हॉकवीड और मधुमक्खियों पर भी प्रयोग किए। किस पर प्रयोग किए? हॉकवीड और मधुमक्खियों पर भी प्रयोग किए, मगर मटर जैसा परिणाम नहीं मिला उनको। जो परिणाम उनको मटर के पौधे पर मिला था, वो परिणाम वहां पर उन्होंने हॉकवीड और मधुमक्खियों पर नहीं प्राप्त हुआ। मेंडल कार्नेगी के समक्ष इसको समझाने में असफल रहे। चूंकि मेंडल से जब ये सवाल किया गया, मेंडल जब अपना एक्सपेरिमेंट का वो क्या कहते हैं रिप्रेजेंटेशन कर रहे थे, जब उसको प्रेजेंट कर रहे थे लोगों के सामने, क्योंकि वहाँ पर टीम होती है, साइंटिस्ट लोग बैठे होते हैं, वहाँ पर उनकी टीम होती है, हमको आपको जो भी एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं या जिनको अपना प्रेजेंटेशन देना होता है, वहाँ पर जाकर के प्रेजेंटेशन देते हैं और फिर वहाँ उनसे कुछ क्वेश्चनिंग की जाती है, वहाँ उनसे सवाल किया जाता है। तो वहाँ मेंडल से जब पूछा गया तो उन्होंने बताया कि हर एक लक्षण के लिए क्या है, एक कारक जिम्मेदार होता है। अर्थात जो लक्षण प्रकट हो रहा है उसमें ये कारक है और जो लक्षण नहीं प्रकट हो रहा है उसमें ये कारक नहीं है, उसमें ये फैक्टर नहीं है। हर काम के लिए, हर लक्षण के लिए उन्होंने यही बताया कि हर लक्षण के लिए क्या है, कारक जिम्मेदार होता है। तो जिसमें कारक है वो लक्षण प्रकट हो रहा है, जिसमें कारक नहीं है वो लक्षण प्रकट नहीं हो रहा है। अर्थात उस समय के लोगों को कारक के बारे में अच्छी तरह से समझ में नहीं आया। जिसको आज हम लोग जीन कहते हैं, सोचिए जरा, जिसको आज हम लोग जीन कहते हैं, जिसकी आज हमारे पास इतने इंस्ट्रूमेंट्स के द्वारा
तब जो है हमारे पास जीन की जानकारी है। और मेंडल ने इस चीज को इतने पहले इसके बारे में बता दिया था, विदाउट एनी माइक्रोस्कोप, बिना किसी सूक्ष्मदर्शी के। क्यों? आप जानते हो कि माइटोसिस की घटना को हम बिना सूक्ष्मदर्शी के नहीं जान सकते, नहीं समझ सकते। मियोसिस की घटना को बिना सूक्ष्मदर्शी के हम नहीं समझ सकते, नहीं जान सकते। डीएनए के बारे में हम बिना सूक्ष्मदर्शी की सहायता से नहीं जान सकते। गुणसूत्र के बारे में बिना सूक्ष्मदर्शी की सहायता से नहीं जान सकते। तो जीन के बारे में हम बिना सूक्ष्मदर्शी की सहायता से कैसे जान सकते हैं? लेकिन मेंडल ने उसको जीन शब्द न कह करके बल्कि कारक शब्द कहा था, और उस कारक की जानकारी मेंडल ने बहुत पहले दे रखी थी, बहुत पहले दे दिया था। लेकिन फिर भी अब सोचिए कि कितना इंटेलिजेंट थे मेंडल, और कितना ज़्यादा उनके पास दिमाग था कि उन्होंने इस समय के, वर्तमान समय, उनके समय में जो भी कुछ था, जो भी साइंटिस्ट लोग थे, जिनका मतलब बौद्धिक लेवल जितना भी रहा होगा, उनके बौद्धिक लेवल से भी काफ़ी आगे की जानकारी उस समय मेंडल ने दी थी। वास्तव में मेंडल कार्ल लगेली के समक्ष इसको समझाने में क्या रहे? असफल रहे। क्यों असफल रहे? वास्तव में हॉकबीट पादप की जातियां एपोमिक्टिक थी तथा अधिकांश अलैंगिक विधियों द्वारा बीज उत्पन्न कर रही थी। एपोमिक्टिक मतलब बिना निषेचन के बीज के निर्माण की घटना को क्या कहते हैं? एपोमिक्सिस कहते हैं। ठीक है, तो इसको आप जानते हो कि बिना निषेचन की वो घटना हो रही है। और जबकि जो भी मेंडल ने प्रयोग किया था, इसमें तो मेल फीमेल गैमीट के फ्यूजन के द्वारा जो जाइगोट बना, और जाइगोट के बाद फिर उसका फर्दर डेवलपमेंट हुआ, तो यहां पर तो दूसरी घटना हो रही है। यानी जो बीज बना, वो बीज किसके द्वारा बना? फर्टिलाइजेशन के बाद बना। ठीक है, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद बना। वहां पर कौन सा जनन हो रहा है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, लैंगिक जनन हो रहा है। लेकिन ये क्या था? ये जो बन रहा था, यहां जो बीज बन रहा था, वो पौधा कैसा था? एपोमिक्टिक था, अर्थात अलैंगिक जनन के द्वारा इसमें बीज का फॉर्मेशन हो रहा था। इस नाते मेंडल उसको समझाने में असफल रहे। क्लियर है? उनकी मृत्यु कब हुई? 6 जनवरी 1884 को उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन उनकी मृत्यु तो हो गई, उसके बाद जो है वो 3 वैज्ञानिक ऐसे आए जिन्होंने स्वतंत्र रूप से वही एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट निकाला जो मेंडल ने अपने समय में निकाला था। अर्थात मृत्यु के 16 वर्ष बाद 1900 में 3 वैज्ञानिक स्वतंत्र रूप से प्रयोगों द्वारा वही परिणाम प्राप्त किए जो मेंडल ने अपने प्रयोगों द्वारा दिया था। और ये वैज्ञानिक कौन थे? ह्यूगो डी ब्राइस, कार्ल लॉरेंस और एरिक वॉन शेरमैक। इन तीनों ने अलग अलग एक्सपेरिमेंट करके वही रिजल्ट प्राप्त किया जो मेंडल ने काफ़ी पहले दे दिया था। यानी कि 1856 से 1863 तक लगातार प्रयोग करके उन्होंने जो रिजल्ट्स, जो एक्सपेरिमेंट्स जो मतलब तैयार किया था, वो परिणाम उस समय मेंडल ने दे दिया था। और आज वर्तमान में इस समय ह्यूगो डी ब्रिस, कार्ल लॉरेंस और एरिक वॉन शेरमैक ने जब एक्सपेरिमेंट के द्वारा वही रिजल्ट प्राप्त किया, तो उन्होंने फिर अपना जब प्रेजेंटेशन दिया, और प्रेजेंटेशन देने के बाद उन्होंने दर्शाया कि किस प्रकार किसी कैरेक्टर के लिए, किसी लक्षण के लिए डिटरमाइनर जिम्मेदार होता है, किस प्रकार किसी लक्षण के लिए जो लक्षण प्रकट हो रहा है उसके लिए डिटरमाइनर है वहाँ पर, जो लक्षण प्रकट नहीं हो रहा है उसके लिए डिटरमाइनर वहाँ पर नहीं है। अर्थात ये सिद्धांत तो समझाने में सफल हो गए, उस समय के लोग समझ गए इस बात को, लेकिन मेंडल की बात को वो उस समय नहीं समझ पाए थे। तो क्या कारण था मेंडल की असफलता का? क्या कारण था? तो उसको हम पढ़ेंगे भी। उन्होंने मेंडल के सिद्धांतों को फ्लोरा नामक पत्रिका में प्रकाशित किया, और इस प्रकार मेंडल के सिद्धांत क्या बन गए? नियम बन गए। अब जाकर के मेंडल के सिद्धांत क्या बन गए? क्योंकि फ्लोरा एक पत्रिका होती है जिसमें पौधों को, फौना में जंतुओं को और फ्लोरा में पौधों के बारे में जो है प्रकाशित किया जाता है। जैसे मान लीजिए आज हमारा कोई लेख है और मैं किसी छोटी सी पत्रिका में उसको छपवा दूं, तो क्या लोग जानेंगे उसके बारे में? नहीं। लेकिन अगर कोई लेख आपका नेचर नामक पत्रिका में छप जाए तो सारी दुनिया के लोग उसके बारे में जान जाएंगे। तो इस प्रकार से फ्लोरा नामक पत्रिका में उनके लेख, उनके पास्टुलेट्स छपे, और बाद में वही क्या बन गए? नियम बन गए। जो उनके सिद्धांत थे वो नियम बन गए। लेकिन धन्यवाद करना चाहिए इन तीनों का, जिन्होंने मेंडल के नियम से ही उस सिद्धांत को उन्होंने प्रस्तुत किया, और यही से मेंडल साहब क्या हो गए? आनुवंशिकी के जनक कहलाए।
उनका सिद्धांत नियम बन गया और साथ ही साथ ये आनुवंशिकी के क्या कहलाए, जनक कहलाए। तो इस प्रकार से ये पूरी कहानी जो थी वो मेंडल के जीवन इतिहास की थी। अब क्या कारण था वो असफल रह गए, तो उस असफलता में एक सबसे बड़ा कारण तो ये था कि उन्होंने गणित और स्टैटिक्स का उसमें इस्तेमाल किया था। दूसरी बात क्या कारण थी उनकी असफलता की, कि वो बहुत आगे की बात पहले बता दिए थे, बहुत आगे की बात को उन्होंने पहले बता दिया था। और साथ ही साथ और क्या परेशानी थी उस समय की, ताकि लोग उसको समझ नहीं पाए, तो जो उस समय कहा तो यह भी जाता है कि उस समय जो उन्होंने समझाने की कोशिश की थी कि फैक्टर के बारे में बताने की कोशिश की थी, क्योंकि उस समय फैक्टर की जानकारी लोगों के पास थी नहीं, लोग उस समय फैक्टर को समझ नहीं पा रहे थे। इस नाते भी एक कारण यह भी रहा था कि मेंडल फैक्टर के बारे में समझाने में असफल रहे। पूछा तो क्या इनसे कि फैक्टर क्या है, तो फैक्टर के बारे में वो बताने में असफल रह गए। और कहा तो यह भी जाता है कि उस समय सारी दुनिया चार्ल्स डार्विन के पीछे थी, क्योंकि उस समय चार्ल्स डार्विन ने अपने प्राकृतिकवाद का काफ़ी जो है प्रचार प्रसार किया था और सारी दुनिया चार्ल्स डार्विन के प्राकृतिकवाद से काफ़ी प्रभावित थी। तो वो उस समय लोग चार्ल्स डार्विन के सिद्धांतों के प्रति ज़्यादा रुचि रख रहे थे और मेंडल ने जो सिद्धांत दिया उस समय जो है मेंडल के सिद्धांतों पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। तो स्टूडेंट्स, ये था मेंडल का लाइफ हिस्ट्री, काफ़ी संघर्षपूर्ण था। आशा है कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा, अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।